So let's begin with our first article today, that is article 1. सो यहाँ पे देखते हैं, तो जब आप कोई भी बुक खोलोगे तो आपको आर्टिकल 1 में पहली चीज़ जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हमारे इंडिया के जो है वो दो ऑफिशियल नाम है, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो इंडिया हम जानते हैं, हमारे इंडिया का नाम इंडिया है। ठीक है, भारत जो नाम पड़ा है वो क्यों क्यों पड़ा है, क्योंकि इंडिया में एक इंडिजिनस ट्राइब था जिसका नाम था भारत ट्राइब, और उसी के नाम पे ये जो भारत नाम है वो पड़ा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है कि आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में डिफरेंस ये है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है, मतलब फेडरेशन एक मान लेते हैं, पहले आपने गवर्नमेंट सुना होगा, यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट होता है जहाँ पे पावर की शेयरिंग हो, सेंटर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर किया जाए। और यूनियन गवर्नमेंट वो होता है जहाँ पे सेंटर के पास सारी पावर हो और स्टेट के पास पावर ना के बराबर हो। ठीक है, लेकिन और जब आप आगे कोई पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। फिर भी यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल रहा है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो हम जानेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये है, पहला क्वेश्चन कि वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। जो पहला रीजन है यूनियन ऑफ स्टेट बोलने का ये है कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो स्टेट्स के अग्रीमेंट के कारण नहीं बना है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि अमेरिकन फेडरेशन जो है वो स्टेट के अग्रीमेंट के कारण बना है। क्या हुआ था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स थे, तो उनके बीच में क्या हुआ कि अग्रीमेंट बना कि हम एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं, और इस तरह से अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया पहले से एक बड़ा यूनिट था और उसमें से छोटे छोटे यूनिट को बनाया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंप्लीमेंट करने में आसानी हो, इसलिए छोटे छोटे स्टेट्स बनाए गए। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया जो है वो स्टेट्स के बीच के अग्रीमेंट के कारण नहीं बना है, इसीलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। पहला रीजन ये है। दूसरा, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से सिसीड कर सके। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स फेडरेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब स्टेट्स जो है वो इंडिया को छोड़ के जा नहीं सकते या अपने आप को इंडिया में रहते हुए इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा रीज़न है। तो ये दो रीज़न है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो फेडरेशन के कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, जैसे अमेरिका एक फेडरल गवर्नमेंट है। फिर एक अगर बात करते हैं तो कनाडा एक फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंडिया का जो फेडरेशन है ये हम लोग कनाडा के फेडरेशन से मैच करते हैं, ना कि अमेरिका से। अमेरिका में भी अमेरिका में भी क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, बट हम लोग कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, ना कि अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो चाइना में यूनिटरी गवर्नमेंट है। सो आई होप आपका ये जो डाउट था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया हो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं। जहाँ पे स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट हो उसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ जो बुक में दिया हुआ है कि आर्टिकल 1 में, कि आर्टिकल 1 में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप यहाँ जान लो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट्स है भारत में उसका जो एरिया है, ठीक है, वो है टेरिटरी उसका, स्टेट का। एक पर्टिकुलर स्टेट का जो एरिया है उसका टेरिटरी होता है। ठीक है, तो सारे जो स्टेट्स है वो इंडिया के पार्ट है, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में सारे स्टेट्स आते हैं। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज। अब बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, इसका नीड क्या था और यूनियन टेरिटरी होता क्या है। पहला बात तो यही है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी आते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये दोनों इसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आती है, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, ऐसी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी एक्वायर कर ले तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये जो 3 चीज़ है ये आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी पीडीएफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। इस पूरी वीडियो की लास्ट स्लाइड में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
ठीक है। और हम उसमें क्या है कि 12 शेड्यूल्स हैं, हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। तो हर शेड्यूल में कुछ ना कुछ अलग चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो अब जानते हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो बोला गया है कि जो नेम है स्टेट्स का, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी का नेम है, ठीक है, पहला क्या है स्टेट्स का नेम और यूनियन टेरिटरीज का नेम, ठीक है, और क्या है टेरिटोरियल एक्सटेंट, इसका मतलब उनका एरिया कितना है उसके बारे में। तो ये 3 डेटा किसमें दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में ये 3 डेटा दिया हुआ है, पहला नेम ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी का नेम और उन दोनों का टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको 3 स्लाइड पहले कहा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसी रीजन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अब डिस्कस करेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या अंतर है। दोनों अलग अलग टर्म है, लगता है सुनाई अगर हम सुनेंगे तो सुनने में दोनों सेम चीज़ लगते हैं, बट है अलग अलग। क्या डिफरेंस ये देखते हैं। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो बड़ा है, मतलब इसमें स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और जो टेरिटरी गवर्नमेंट एक्वायर करे वो भी आती है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो इसमें ये तीनों चीज़ आते हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, ठीक है। ये किस में आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। लेकिन अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स आते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टेट्स। ये बात बहुत गौर देना कि सिर्फ स्टेट्स आते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ये नहीं आती है, ठीक है, ये एब्सेंट रहती है, सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो ये जो टर्म है इसका ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा टेरिटरी ऑफ और ये डिफरेंस भी समझ आ गया होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे बहुत ही कॉमन जो एक डाउट होता है वो ये है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो पहले जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्टेट्स जो है वो फेडरल सिस्टम के मेंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक फेडरेशन में स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक फेडरेशन में। तो स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए क्या हुआ कि स्टेट भी एक फेडरल सिस्टम का मेंबर हो गया, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर। तो स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स एक अब यहाँ से स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स एक मेंबर फेडरल सिस्टम के मेंबर होते हैं जहाँ पे स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरी चीज़ कि अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है, तो यूनियन टेरिटरी वो एक्वायर्ड टेरिटरी होती है, ठीक है, जो जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करे। यहाँ लिखा हुआ डायरेक्टली एडमिनिस्टर मतलब डायरेक्ट कंट्रोल करे, ठीक है। बेसिकली हम क्या देखते हैं, स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट का कोई सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, और वो उस कंट्रोल को वो स्टेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन यूटी में ऐसा नहीं होता है, यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि वाई यूनियन टेरिटरी, इससे आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में जितनी भी डाउट है वो मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि यूनियन टेरिटरी होती क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉन्सेप्ट है यूनियन टेरिटरी का वो पहली बार स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ था। और कब आया था ये 1956 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पहली बार यूनियन टेरिटरी वर्ड जो है ये डिस्कस हुआ था, कंसेप्ट जो था वो डिस्कस हुआ था, और ये 1956 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में बहुत चीज़ बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं वन बाय वन क्या क्या बताया गया। पहली बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, दोज टेरिटरी दैट आर टू स्मॉल, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। दैट आर टू स्मॉल, जो बहुत छोटे हैं। पहली चीज़ तो ये होगी जो बहुत छोटे हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, मतलब बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि बहुत साइज में बहुत छोटे हैं, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत छोटा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा कि इनको जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है इनको इनके बगल का जो कोई स्टेट होगा, ठीक है, तो इनके जो नेबरिंग स्टेट होंगे इसमें इसको मर्ज क्यों नहीं कर दिया जाता, यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेयर क्वेश्चन है
कि अगर यूनियन टेरिटरी बहुत छोटी है और इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती तो जो बगल की स्टेट्स हैं उसमें इसको मर्ज कर देना चाहिए था, तो यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। पर मर्ज क्यों नहीं किया गया? अब अगर इसका बात करें कि फेयर क्वेश्चन है कि क्यों इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था तो स्टेट के फॉर्मेशन होने के टाइम बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखी गई थी, जिसमें से जो पहली चीज़ थी वो थी लैंग्वेज। ठीक है, कोशिश की गई थी कि जो सेम लैंग्वेज के लोग हैं उनको एक ही स्टेट में रखा जाए। दूसरी जो चीज़ जिस पर ध्यान दिया गया था वो ये था कि आर्ट एंड कल्चर, मतलब उनका कल्चर सेम कल्चर के लोग एक स्टेट में रहे, ऐसा ऐसा ध्यान रखा गया था। तीसरी चीज़ थी कि ऐसा स्टेट बनाया जाए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोला गया कि या तो यूनियन टेरिटरी बहुत छोटी होगी या तो बहुत अलग होगी। अब अलग कैसे होगी ये देखते हैं। तो अलग अलग होने का बात है, टू डिफरेंट का बात है। इकोनॉमिकली अलग है, कल्चर उनका अलग है, और जोग्राफिकली भी अलग है। मतलब ना उनका कल्चर सेम है ना जोग्राफी सेम है। तो जब कुछ सेम नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जो स्टेट में है, तो क्या होगा, क्लैशेज होंगे। इसलिए इनको मर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि या तो बहुत छोटे टेरिटरी है जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, दूसरी कि बहुत अलग है, दूसरे स्टेट में जो लोग हैं और नेबरिंग स्टेट में जो लोग हैं उनसे बहुत अलग है, इसलिए मर्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कि फाइनेंशियली वीक है। ठीक है, फाइनेंशियली वीक का मतलब है, अब क्योंकि स्टेट बहुत, यूनियन टेरिटरी बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल रहने का कारण क्या होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो क्या होगा कि फाइनेंशियली वीक हो जाएगी, ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ बिजनेस यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो इसलिए फाइनेंशियली वीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पॉलिटिकली अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकली अनस्टेबल का मतलब है जहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, बार बार गवर्नमेंट गिर रही है, बार बार गवर्नमेंट चेंज करना पड़ रहा है, तो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो सकता है। तो इन चार कंडीशन पे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। या तो बहुत छोटी है, पहला जो, या तो बहुत छोटी है, या तो अलग है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली वीक है, या फिर पॉलिटिकली अनस्टेबल है। तो ये चार में से कोई भी एक रीजन हो या फिर एक से ज़्यादा रीजन हो तो उससे यूनियन टेरिटरी बनती है। तो इन सब रीजन के कारण क्या हुआ कि ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इनको खुद से कंट्रोल करेंगे, मतलब हमारा कंट्रोल सीधा इन पर रहेगा, इन पे कोई भी क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं रहेगी, ये चीज़ बोला गया। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कि इन यूनियन टेरिटरीज पे, ठीक है, कोई भी गवर्नर या या प्रेसिडेंट, कोई भी किसी भी स्टेट का गवर्नर हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, उनका कंट्रोल डाल देती है। तो आप वो पढ़ लेना कि किस यूनियन टेरिटरी पे किसका मतलब कि कौन हेड है उसका। ठीक है, अगर कोई गवर्नर है तो कौन सा गवर्नर है, या फिर कोई प्रेसिडेंट है तो किस और किन पे प्रेसिडेंट है, ये आप पढ़ लेना उसमें से। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन टेरिटरी का ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि क्या होती है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, सो आर्टिकल 1 में मेरे हिसाब से बस इतना ही था, और इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ने के लिए है नहीं। जितना भी आइडिया था मैंने आपको वो दे दिया है, और कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और यूपी